मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, एसआर कॉलेज कालाड्रा के फर्स्ट ईयर बी के छात्रों को संबंध में विचार प्रस्तुत करूंगा, जिसमें विषय सांख्यिकी का क्षेत्र, प्रकृति व सीमाएं, स्कोप, नेचर एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स है। सांख्यिकी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी का प्रयोग ज्ञान के विभिन्न पहलुओं व मानव प्रयत्नों के क्षेत्र में किया जाता है। आधुनिक समय में कार्यसांख्यिकी का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत एवं व्यापक हो गया है। इसी क्षेत्र के बारे में जानने के लिए हमें निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करनी होगी। पहला, सांख्यिकी ही विषय सामग्री क्या है। दूसरा, सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, अर्थात सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों। तीसरा, सांख्यिकी की सीमाएं क्या है। सांख्यिकी की विषय सामग्री। सांख्यिकी की विषय सामग्री को हम निम्नलिखित दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, सांख्यिकी रीतियां तथा सांख्यिकी सिद्धांत, स्टैटिकल मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इनकी सहायता से किसी भी समस्या से संबंधित समंक संकलित करने तथा उनको उचित रूप से प्रस्तुत करने तथा विश्लेषण करने तथा निर्वचन करने तत्पश्चात उसके उचित परिणाम निकालने के सहायक मिलते हैं। यूल और कैंडल के सांख्यिकीय रीतियों के विषय में लिखा है कि सांख्यिकीय रीतियां से हमारा तात्पर्य उन रीतियों से है जिनका प्रयोग विभिन्न कारणों से प्रभावित समंकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। जॉनसन और जैक्सन ने सांख्यिकीय रीतियों का आशय स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सांख्यिकीय रीतियां वे प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग अंकों के संग्रहण, संगठन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन व प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकीय रीतियां निम्नलिखित हैं। समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। यह कार्य प्रत्येक अनुसंधान के लिए पहला व आवश्यक कार्य है। इसमें यह निश्चित किया जाता है कि किसी समस्या से संबंधित संकलन कब, कहाँ से, कितने और किस ढंग से एकत्रित किए जाएं ताकि समस्या पर संयोजित प्रकाश डाला जा सके। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। संग्रहित हुए आंकड़ों के अधिक सुगम, सरल व तुलनीय बनाने के लिए उन्हें विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। यह वर्गीकरण आयु, भार, क्षेत्र, आमदनी, रंग, जाति, धर्म आदि किसी भी गुण या विशेषता के आधार पर हो सकते हैं। सारणीयन, टेबुलेशन। वर्गीकृत आंकड़ों को नेत्रप्रिय, आकर्षक, गुहाय तथा तुलना योग्य बनाने के लिए उन्हें सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। वर्गीकरण आंकड़े सरल हो जाते हैं तथा सारणियों द्वारा सुव्यवस्थित हो सकते हैं, किंतु बिंदु, रेखाओं तथा चित्रों द्वारा आंकड़े प्रदर्शित करने के प्रयत्न किया जाता है कि उनको एक अमिट छाप मस्तिष्क में पड़ जाए। विश्लेषण, समंकों का वर्गीकरण व सारणीकरण करने के पश्चात उनका विश्लेषण करना आवश्यक होता है। विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के माध्यम से आंकड़ों को एक प्रतिनिधि समंक के रूप में प्रकट किया जाता है तथा अन्य साधनों से उनकी तुलना की जा सके। इसके अतिरिक्त अपकिरण के मापों, विषमता के मापों, सहगण संबंध, गुण सहसंबंध आदि ज्ञात करना, काल श्रेणी का विश्लेषण, अंतर्गणन व बाह्यगणन सूचकांकों आदि की आवश्यकतानुसार अपनाया जाता है। निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। सांख्यिकी जांच के अंतर्गत संग्रहित समंकों को विश्लेषित करने जो परिणाम ज्ञात होते हैं उनका निर्वचन किया जाता है तथा उन्हें सरल शब्दों में व्यक्त किया जाता है ताकि साधारण व्यक्ति भी उनको समझ सके। पूर्वानुमान और फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान भी एक सांख्यिकी रीति है जिसके द्वारा भूत और वर्तमान के विश्लेषण से भविष्य के बारे में पूर्ण घोषणा की जा सकती है। इस रीति के महत्वपूर्ण होने के कारण ही वर्तमान में पूर्वानुमान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। व्यावहारिक सांख्यिकी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। व्यावहारिक सांख्यिकी सांख्यिकी रीतियों के व्यावहारिक एवं क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। सांख्यिकी रीतियां हमें सिद्धांतों का ज्ञान कराती हैं, परंतु उन सिद्धांतों या रीतियों के व्यवहार से कैसे प्रयोग किया जाए, इस विषय का अध्ययन व्यावसायिक सांख्यिकी में किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी देश की जनसंख्या, मजदूरी आदि से संबंधित अंकों को संग्रहण, विश्लेषण, प्रदर्शन व निर्वचन किया जाए, यह व्यावहारिक सांख्यिकी का क्षेत्र है। व्यावहारिक सांख्यिकी का अध्ययन निम्न तीन बातों पर किया जा सकता है। वर्णनात्मक वाक्य व्यावहारिक सांख्यिकी, डेस्क्रिप्टिव अप्लाइड साइंस। इसके किसी क्षेत्र के भूतकाल और वर्तमान काल में संग्रहित तथ्यों को अध्ययन किया जाता है तथा इसका उद्देश्य विवरणात्मक सूचना प्रदान करना होता है। अतः ये समंक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। यथा व्यापारिक समंकों, जनसंख्या संबंधी समंक, वित्तीय समंक, मूल समंक, कृषि समंक आदि। वैज्ञानिक व्यावहारिक सांख्यिकी, साइंस अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स।
इसमें समंकों का संग्रहण किसी वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य ऐसे सिद्धांतों व नियमों को प्रतिपादन एवं पुष्ट करना होता है जिनके आधार पर समस्या से संबंधित पूर्वानुमान व नीतियों का निर्धारण किया जा सके। जैसे एक अर्थशास्त्री मांग के नियम के सिद्धांत या व्यापार के सिद्धांत का परीक्षण व्यावसायिक समंकों का प्रयोग द्वारा कर सकता है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी की विभिन्न विधियों का उपयोग ज्ञान विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में किस प्रकार किया जाता है। व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित विविध समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण और समाधान करने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स और विलियम्स के अनुसार वर्तमान युग में व्यावसायिक सांख्यिकी द्वारा किसी व्यवसाय के संचालन से संबंधित सभी मामलों पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने के लिए संख्यात्मक आधार प्रस्तुत करते हैं। अतः सांख्यिकी का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें न केवल व्यावसायिक समंकों का संग्रहण करने, उन्हें सारणियों एवं तथ्यों द्वारा प्रस्तुत करके समावेश होता है, वरन ऐसी प्रक्रियाओं का उपयोग होता है जिससे क्षेत्र व श्रम की यंत्र एवं श्रम की कुशलता एवं उत्पादन, विपणन तथा विज्ञापन आदि की नई प्रणालियों का मूल्यांकन करके उपयुक्त विधि से संबंध में निर्णय लिए जा सकें। आधुनिक व्यावसायिक सांख्यिकी की प्रमुख विधियां सांख्यिकी के किस्म, नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल, बजट नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल, व्यावसायिक पूर्वानुमान, बिजनेस फोरकास्टिंग, काल श्रेणी का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, परिकल्पन परीक्षण, रेखीय नियोजन, लीनियर प्रोग्रामिंग तथा शोध आदि हैं। सांख्यिकी प्रकृति, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किसी विषय का अध्ययन करते समय उसके विषय में यह जानना आवश्यक होता है कि वह विज्ञान है अथवा कला। इसी के द्वारा हम उस विषय के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हार्लोज और पर्सन की सांख्यिकी के तथ्यों का प्रयोग में लाने का विज्ञान तथा कला कहा है। इसे समझने के लिए विज्ञान और कला के अर्थ समझना आवश्यक है। विज्ञान वह शाखा है जिसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है जिसमें रीतियां और नियम परस्पर संबंधित होते हैं। विज्ञान के नियम अखंड व सामान्य रूप से व्यापक होते हैं। विज्ञान कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट के संबंध में महत्व देता है। विज्ञान में वर्तमान तथा भूतकाल के तथ्यों पर भविष्य संबंधी पूर्वानुमान की क्षमता होती है। विज्ञान विकासशील होता है। उपयुक्त सभी लक्षण सांख्यिकी में पाए जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सांख्यिकी विज्ञान है। यह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसके नियम अन्य विज्ञानों के नियमों की तरह निश्चित होते हैं जो सर्वव्यापक हैं, जैसे महांक जड़ता का नियम। इस विज्ञान द्वारा जनसंख्या, मूल्य आदि के संबंध में पूर्वानुमान भी किए जाते हैं। अतः सांख्यिकी को विज्ञान कहना सर्वथा उचित है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह विज्ञान नहीं है, वरन वैज्ञानिक विधि है। क्रॉक्सन और काउडेन के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान नहीं है, ये एक वैज्ञानिक रीति है। सांख्यिकी भौतिकी, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र की तरह का विज्ञान नहीं है। यह सत्य है कि सांख्यिकी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः खरे नहीं उतरते, किंतु इसकी विधियों में दोष नहीं है। निष्कर्षों के बिल्कुल ठीक न होने के कारण अध्ययन सामग्री की जटिलता है, विधियों की कमियां हैं। वॉलिस ने ठीक कहा था कि सांख्यिकी स्वतंत्र व मूलभूत ज्ञान का समूह नहीं है, बल्कि वह ज्ञान प्राप्त करने की रीतियों का समूह है। वास्तव में सांख्यिकी विज्ञान साध्य नहीं है, बल्कि साधन मात्र है। कला, आर्ट्स, सांख्यिकी एक कला भी है। कला का अभिप्राय क्रिया से है, जबकि विज्ञान का अभिप्राय ज्ञान से है। कला हमें यह बताती है कि किसी कार्य को सुगमतापूर्वक कैसे करें। विज्ञान यह बताता है कि क्या है, और अर्थात विज्ञान ज्ञान प्रदान करता है और कला किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग बताती है। कला में निम्न लक्षण होते हैं। कला उन क्रियाओं का समूह है जिनकी सहायता से हम निश्चित परिणाम तक पर पहुंचते हैं। कला केवल तथ्यों का वर्गीकरण ही नहीं, बल्कि उन लक्षणों को प्राप्त करने में साधन बताती है। कला की साधना के लिए विशेष चतुराई, अनुभव व आत्म संयम की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी की इस बात का अध्ययन भी किया जाता है कि सांख्यिकी नियमों व सिद्धांतों का उपयोग समस्याओं के समाधान करने के लिए किस प्रकार किया जाए। कला के रूप में सांख्यिकी हमें बताती है कि विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान क्या हो सकता है। उदाहरणार्थ, सांख्यिकी में हमें केवल सूचकांकों के
निर्णय का अध्ययन नहीं करते, बल्कि यह अध्ययन करते हैं कि तुलना के लिए कैसे उपयोग किया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि सारणी विज्ञान व कला दोनों है। इस संबंध में टिपेट का ये कथन स्मरणीय है कि सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों है। यह विज्ञान इसलिए है कि इसमें रीतियां मौलिक रूप से क्रमबद्ध हैं तथा इसका सर्वत्र प्रयोग होता है, तथा कथा इसलिए है कि इसकी रीतियों को सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी योग्यता व विशेष अनुभव तथा उसके उपयोग क्षेत्र से यथासंभव अर्थशास्त्रीय ज्ञान पर निर्भर करता है। सांख्यिकी की परिसीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किसी भी ऐसे क्षेत्र में किया जा सकता है जहां समस्याओं का आंकिक अध्ययन करना आवश्यक है, किंतु इस विज्ञान में कुछ सीमाएं हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है, अन्यथा ज्ञात निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। श्री न्यूजहोम ने सांख्यिकी की इन सीमाओं के संबंध में रखते हुए कहा था कि सांख्यिकी को अनुसंधान का एक बहुमूल्य साधन समझना चाहिए, किंतु इसकी बहुत सी परिसीमाएं हैं जिन्हें हटाया जाना संभव नहीं है तथा इसी कारण पर हमें सावधानी से विचार करना चाहिए। सांख्यिकी की निम्नलिखित परिसीमाएं हैं। पहला, सांख्यिकी किसी समस्या में केवल आंकिक अथवा परिमाणात्मक स्वरूप का ही अध्ययन कर सकती है। डॉक्टर बाउले ने सही लिखा है कि अधिक से अधिक समंक किसी समस्या के संख्यात्मक अंग को ही माप सकते हैं, जबकि प्रायः इन्हें इच्छित तथ्यों के स्थान पर संबंधित मात्रा को माप कर ही संतोष करना पड़ता है। अर्थात ये समस्याएं जिनका संबंध गुण से है तथा जिन्हें अंकों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, सांख्यिक क्षेत्र से परे हैं, जैसे उत्पादन, बिक्री, मूल्य, आयु, ऊंचाई आदि समस्याओं का अध्ययन सांख्यिकी में किया जाता है, परंतु सुंदरता, न्याय, मित्रता, सभ्यता, बुद्धिमानी, निर्धनता, ईमानदारी आदि समस्याओं का अध्ययन सांख्यिकी में संभव नहीं है। इस सीमा से संबंध यह बताना आवश्यक होगा कि ऐसी समस्याओं का भी अध्ययन अप्रत्यक्ष रूप से गुण संबंध के समूह के माध्यम से किया जा सकता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं। दूसरा, सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेटिव्स नॉट विद इंडिविजुअल्स। सांख्यिकी के अध्ययन की यह विशेषता है कि किसी विशेष इकाई को लेकर उसके व्यक्तिगत गुणों का विवेचन नहीं किया जाता। यद्यपि व्यक्तिगत इकाइयों के माध्यम से ही समूह का अध्ययन किया जाता है, किंतु इसके निष्कर्ष सदैव एक औसत समूह की प्रकृति द्वारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संदर्भ रहित विश्लेषण एवं निर्वचन की स्थिति में सांख्यिकीय निष्कर्ष असत्य एवं भ्रमात्मक सिद्ध हो सकते हैं। Statistics results may be misleading and ambiguous if the analysis without proper context of the problem. सांख्यिकीय निष्कर्ष जिन परिस्थितियों से निकाले गए हैं उनका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। यदि सांख्यिकीय विवेचन से प्राप्त निष्कर्षों की आंख मीच कर विश्वास कर लिया जाता है तो भ्रमपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, बीकॉम की 3 वार्षिक परीक्षाओं में श्याम के प्राप्तांक 70%, 60% और 50% तथा हरि के प्राप्तांक 50%, 60%, 70% है। औसत प्राप्तों के आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों विद्यार्थी समान हैं, किंतु वास्तव में श्याम की तुलना में हरि अच्छा विद्यार्थी है। प्रोफेसर बाउले का कथन है कि जो विद्यार्थी समंकों का उपयोग करता है उसे अनुसंधान के निष्कर्षों के प्रामाणिक मानकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु उस विधि के समस्त अंगों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चौथा, सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप से लागू होते हैं, दीर्घकाल के लिए सत्य होते हैं। सांख्यिकी निष्कर्ष एवं नियम भौतिक विज्ञान व अंकगणित के नियमों की तरह सर्वथा एवं हर परिस्थिति में सत्य नहीं होते। उदाहरणार्थ, भौतिक शास्त्र का गुरुत्वाकर्षण का नियम तथा रसायन शास्त्र में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनाने की क्रिया सर्वथा हर परिस्थिति में सत्य है, किंतु सांख्यिकी की संभावना सिद्धांत इतना दृढ़ निश्चित व सर्वमान्य नहीं है। यह केवल सन्निकट प्रकृतियों को प्रकट करता है, जैसे एक सिक्के के उछाला जाए तो उसके चित्त हेड और पट आने की संभावना समान होती है। यह संभव है कि 100 बार इसे उछाला जाए तो 60 बार चित्त हेड और 40 बार पट टेल आए, जबकि संभावना 50-50 अर्थात आधी बार वित्त आधी बार पट की है। सांख्यिकी संबंधों का समन्वय सजातीय होना आवश्यक है। Statistical data should be
होमोजीनियस। सांख्यिक के निष्कर्षों के लिए जानना आवश्यक है जिन समंकों के ये निष्कर्ष निकाले जाएं वे समान व सजातीय हों, अर्थात एक ही गुण को प्रकट करने वाले हों तथा उनमें एकरूपता पाई जानी चाहिए। समंकों में प्रारंभ से अंत तक एकरूपता आवश्यक है, अन्यथा समंकों के निकाले गए निष्कर्ष सदैव भ्रामक होंगे। छठा, सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समस्या का समाधान नहीं। इस सीमा के संबंध में सभी लोग एकमत नहीं है तथा बाहुल्य का कथन है कि सांख्यिकी का कार्य एक सतर्क प्रयोगकर्ता की भांति समंकों का संकलन, प्रदर्शन तथा वर्णन करता है, उसकी निष्कर्ष निकालता नहीं है। वास्तव में सांख्यिकी तो कच्ची सामग्री के रूप में समंकों को प्रस्तुत करती है जिसके इच्छित से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस विचारधारा को स्वीकार करने पर कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं। उनकी दृष्टिकोण में यदि सांख्यिकी का उद्देश्य निष्कर्ष निकालना नहीं है तो सांख्यिकी विज्ञान का कोई प्रयोजन भी नहीं हो रहेगा। दोनों विचारधाराओं के एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सांख्यिकी के अंतर्गत पक्षपात रहित व स्वार्थहीन होकर आंकड़ों को एकत्र करना व आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करना ही आता है तथा निष्कर्ष निकालना उसी विधि के बाहर की बात है। सांख्यिकी के उपयोग की तुलना एक शराबी से की जाती है। एक शराबी बिजली के खंभे को सहारा लिए प्रयोग करता है, न कि उसकी रोशनी का उपयोग करने के लिए। सांख्यिकी रीतियों का सही प्रयोग उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना सकता है जिससे सांख्यिकी नीतियों का पूर्ण ज्ञान हो। सांख्यिकी रीतियां वैज्ञानिक रीतियां हैं, अतः उनका प्रयोग वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें सांख्यिकी नियमों का पूर्ण ज्ञान है। बिना पूर्ण जानकारी के समंकों का उपयोग करना व विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना गलत व भ्रामक हो सकता है। आठवां, मानवीय रीति किसी समस्या के संबंध में अनेक रीतियों में से है। किसी एक समस्या का अध्ययन एवं समाधान विभिन्न रीतियों द्वारा किया जा सकता है और सांख्यिकी उसमें से एक रीति हो सकती है। इसीलिए सांख्यिकी रीतियों से निकाले गए निष्कर्षों को आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। प्रोफेसर कॉस्टन और काउडेन ने कहा है कि यदि नहीं मान लेना चाहिए कि सांख्यिकी रीति की प्रत्येक प्रकार की समस्या का सर्वोत्तम हल है, किंतु सांख्यिक स्टैटिस्टिशियन को चाहिए कि सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों की तुलना अन्य रीतियों द्वारा ज्ञात किए गए निष्कर्षों से करे जिससे समस्या का उचित हल निकाला जा सके।